तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट हैं। कभी कभी दुख भी होता है थोड़ा सा कि इतनी बेहतरीन एंट्री, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कमीशन कैटेगरी के लिए, बट अवेयरनेस की बहुत कमी। बट आज इस सेशन में इस चीज़ को मैं पूरी तरह से कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब ये समय है फोकस तरीके से अपने अगले फेज पे लगने के लिए, जो आपका पीएसबी है, फिर उसके बाद आपका फाइनली एफएसबी है। तो आज बहुत सारी टेक्निकलिटी को, इस एंट्री को, इनके टेस्टिंग प्रोसीजर को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए और टेक्निकली ये समझने के लिए कि इसकी तैयारी कैसे बेहतर की जाए और कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की होने वाली पीएसबी और एफएसबी में फाइनल सक्सेस पाई जाए, इन सारे फार्मूलेस को बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे आज फिर हम कैप्टन सर के साथ। तो सर, कैप्टन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एंड सर, आईसीजी एंट्री इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड द ग्रेट एंट्री। एंड सर, मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए, जो जैसे हम सीपीएफ की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, उसी तरीके में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भी बात करते हैं ओवरऑल। तो सर, ये एंट्री है क्या, कैसे शुरुआत, इसके प्रोस्पेक्ट, मोटिव क्या है, थोड़ा कुछ बताएं इसके विषय में सबसे पहले। सर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ये तो बनाई गई थी 1953 में, उससे पहले तो नेवी के अंडर में ही था जी। तो इनका मेन पर्पस होता है जो मैरीन सिक्योरिटी है उसको देखना। और जायज़ बात है, जब एक पूरी फोर्स वहाँ काम कर रही है तो ऑफिसर्स तो चाहिए वहाँ पर। राइट। इनिशियल ईयर्स में कुछ था कि नेवी के ऑफिसर्स को वहाँ पर भेज करके काम कर सकते थे, बाद में इन्होंने अपना इंटेक करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी जो इनके हायर रैंक्स होते हैं वो नेवी से जा सकते हैं और जाते भी हैं कई बार, लेकिन इनका खुद का अपना एक इंटेक इन्होंने क्रिएट किया, ये बहुत बड़ी बात है जी। और सबसे अच्छी जो एंट्री मान सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके पास 3 ही सेंटर हैं राइट पीएसबी के जी। और ज्यादातर बच्चे अवेयर नहीं होते हैं इसके बारे में जी। अगर अवेयरनेस होगी तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, मगर यहाँ पर लिमिटेड लोग आते हैं और सर वो रिजल्ट में एफएसबी का रिजल्ट बाकी सब एंट्री से इनका बेहतर हो। तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके क्लैरिटी ये भी हो जाए कि सर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आती है। सर बिल्कुल, ये आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं आती है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो एक तरीके से जैसे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, एक जो रूप है पूरा का पूरा असिस्टेंट कमांडेंट वहां से ही बनते हैं सीपीएफ के थ्रू, वैसे ही वाटर सिक्योरिटी इंटरनल पार्ट पे जो है वो आईसीजी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से आईसीजी एसी बनता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकिन सर इनका जो है एजीमला केरला ही है जी। दैट मीन इनको जो है इंडियन नेवल एकेडमी में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। सर इंडिया में अगर देखेंगे, नेवी जो है एक ऐसी फोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है जी, है ना। सबसे ज्यादा आर्मी, फिर एयरफोर्स, बहुत लिमिटेड है जी। तो जायज़ बात है, बहुत एकेडमीज बना भी नहीं सकते हैं, एक ही एकेडमी है वो, और उसी एकेडमी में इनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि इनके भी जो नंबर ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट है कि आपको फाइनली इंडियन नेवल एकेडमी ही जाना है। अब इंडियन नेवल एकेडमी जाना है सर, तो कहीं ना कहीं एसएसबी के प्रोसीजर को ही फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑलमोस्ट लगभग कुछ चीजें एफएसबी में थोड़ा कम ज्यादा करते हैं, अदरवाइज वही प्रोसेस है। तो बेसिकली पीएसबी और एफएसबी 2 हिस्सों में बांटने की वजह क्या थी और ये मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है सर इसके अंदर? सर एक्चुअल क्या है ना कि एक तो देखिए इसमें जो इनटेक है, जैसा हमने कहा कि ये जाते जरूर हैं एजीमला, लेकिन इनकी जो इनटेक है वो थोड़ा लिमिटेड होती है, एक बैच जाएगा। और दूसरा, इनके जो पीएसबी के सेंटर हैं वो भी कम है, 3 ही हैं जी। तो फिर जो है इन्होंने कहा कि उसमें से जो आ जाते हैं रिकमेंड होकर के या उस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं, उनको एफएसबी में बुलाते हैं। तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं, वहाँ पर मुश्किल से आपको 150 लोग दिखेंगे पहुंचते हैं। मतलब पीएसबी ही मेन स्टैंडर्ड टेस्टिंग है यहाँ पर। स्टैंडर्ड ज्यादा टफ इनके लिए पीएसबी है राइट। पीएसबी का महत्व तो यहाँ पर ज्यादा है। तो पीएसबी टेस्टिंग में बेसिकली है क्या सर, क्या चीज एक्सपेक्ट की जाती है? पीएसबी इज लाइक डिवाइडेड इनटू 2 फेज सर। पहला तो इनका एक होता है ओआईआर टेस्ट, जिसको सीसीबीटी कहते हैं जी। तो दैट इज कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव टेस्ट जी। तो उसको जो है पहले फॉलो किया जाता है। जो बच्चा उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है, जैसे हम लोग ओआईआर बोलते हैं, तो में सीसीबीटी बोलते हैं जी। वो टेस्ट अगर नहीं क्वालिफाई करेगा तो उसको पीपीडीटी टेस्ट के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा जी। इनमें ये समझ, दैट मीन ये टेस्ट मैंडेटरी है यहाँ पे। अब हमारे एसएसबी में क्या होता है, बच्चे बैठते हैं और उनको एक बुकलेट दे दी गई, ओएमआर शीट दे दी गई, एक बल्क टाइम दे दिया गया आधे घंटे का, और उसमें जितने आप सर्कल कर लें सब कुछ है जी। इनके में टाइम बाउंड होता है जी। हर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सेट हैं, जैसे मान लीजिए 7 सेक्शन में बांटा गया सर इनको। हर सेकंड के हिसाब से इनको चलना है। यहाँ और वो क्वेश्चन दोबारा आना नहीं है इनके वो भी सामने। 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चन के सामने होते हैं। 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चन हैं इनके सामने। तो वो जो चीज है ना सर, अगर वो अच्छा नहीं है इनका, तो इनको जो सीसीबीटी के लिए पहली चीज ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी आईसीजी
असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जा रहे हैं तो वोकैबुलरी अच्छी हो सर इनकी जी, वोकैब के क्वेश्चन अच्छे आते हैं इनके में। दूसरा इनका जो है मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, जो याददाश्त है जी, कि मैंने क्या देखा, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन और मेमोरी इनकी बहुत शार्प होनी जी। चाहिए। ये अगर दो काबिलियत इनके अंदर है तो सीसीबीटी अच्छा कर मुझे लगता है रीजनिंग टेस्ट में वो सबसे अहम होता भी है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड होकर चीज़ों को देख रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली सर जो अपने यहाँ प्रैक्टिस है, जैसे बच्चा इस समय बड़ा चिंतित है, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड आजकल दो चीज़ें जन्म ले ली हैं, तो जैसे इस टेस्ट में भी बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऑनलाइन में मिल जाए, हमें ऑफलाइन में मिल जाए। तो ऑनेस्टली ये बात तो सच है कि आईसीजी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एमकेसी में ही है पूरे भारत में, जो इनको हम कवर करते हैं इनके पीएचबी पार्ट पे और एफएसबी पार्ट पे भी। तो बेसिकली सर किस तरह की ट्रेनिंग मॉड्यूल हम इनका रखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट तो पीएचबी है सर, इनका भी जो मेन फोकस होगा वो पीएचबी पे ही होगा, बिल्कुल होगा। और वही होना भी चाहिए सर। सर बहुत बड़ी भीड़ जो है पहले जो कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव टेस्ट है उसी में छट जाती है, इनकी बहुत बड़ी तादाद उसमें छटती है, क्योंकि ये इनका स्पीड ऑफ डिसीजन बड़ा स्लो होता है। 5 सेकंड में आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन को, आप ज्यादा सोचने लग गए, वो 5 सेकंड चला गया, अगला भी क्वेश्चन खराब करेंगे आप, राइट। तो वो स्पीड ऑफ डिसीजन तो होना चाहिए इनके साथ। एमकेसी में इसका जो मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों में सर जी, लगभग हम 5 से 6 टेस्ट इनको एज इट इज सेम पैटर्न पर जो इनको वहां देना है वो प्रैक्टिस कराते हैं। इनको एलसीडी पे सेम फॉर्मेट में सेम टाइम बेस्ड टेस्ट रहेगा, वैसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और हर एक टेस्ट के बाद ये हमारे एक जो रीजनिंग पार्ट है, जो टीचर्स हैं फैकल्टीज, उनसे ये डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए इसमें मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसमें सर कम कैसे करूं, ये क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझ में आया इतनी देर में, तो उसको कैसे करूं, मैं कैसे समझूं। ये दोनों चीजों की सहूलियत। और हर टेस्ट के बाद ऐसा नहीं कि हमने 5 टेस्ट ले लिए, 6 टेस्ट ले लिया और छोड़ दिया, हमने हर टेस्ट के बाद इनसे डिस्कस किया है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ तुम्हारा गड़बड़ हुआ है और उस पार्ट को कैसे सुधारोगे। फिर अगले टेस्ट में देखते हैं कि वहां सुधार हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, उसको सुधारने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि पिछले किसी और पार्ट में तुमने गड़बड़ कर दिया, वो दोनों चीजें देखी। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आप ये मान सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस मिलेगी, सेम पैटर्न पे मिलेगी जैसे वहाँ है। और एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज़ में है टाइम मैनेजमेंट का गेम। तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस हैं, केवल 30 मिनट का समय है, तो सारा गेम स्पीड का है। और स्पीड तब तक नहीं आएगी जब तक आपका उन सारे क्वेश्चंस पे परफेक्शन नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या है सर कि पढ़ते तो हैं रीजनिंग, बट जो रीजनिंग आपके लिए आ रही है, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट और उनकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और वो बेसिकली फोकस तरीके से आपको एमकेसी में ही मिलेगा। और प्रॉपर पीपीडीटी की भी प्रैक्टिस रहेगी। और एक बार हमारे साथ आप एडमिशन करके जुड़ जाते हैं तो टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ हैं, इस बात को हम बड़े गर्व से कहते हैं। और हम चाहते भी हैं कि जब एमकेसी का आप हिस्सा बने तो आप में एक गट्स भी होना चाहिए कि सर कि नाउ आई विल क्रैक द पीएचबी एंड एफएसबी बोथ सर। और उसी विजन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम एनफ समय देते हैं आपको, पीएचबी पार्ट के लिए भी बहुत प्रैक्टिस भी देते हैं और एफएसबी पार्ट के लिए भी सर। पीएचबी में सर एक चीज़ और ऐड ऑन है, एफएसबी की बात तो आज इस सेशन में नहीं करूंगा, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे सर। अभी इनके लिए पीपीडीटी पार्ट ही पहला, मतलब पीएचबी इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीडीटी भी इनके अंतर्गत ऐड किया गया है सर। पीपीडीटी कुछ डिफरेंट है कि सेम पैटर्न है? पीपीडीटी बिल्कुल सेम है सर जी। बस ये होता है कि इनका जो पहला टेस्ट है वो थोड़ा अलग है, टाइम बाउंड होता है जी। और वो जब तक ये पास नहीं करेंगे तब तक इनको पीपीडीटी में बैठाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है। तो पीपीडीटी सेम है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बट सेम है तो लाजमी सी बात है कि ग्रुप में आपको एक्टिविटी करना आना चाहिए, डिस्कस करना स्टोरी को एक अच्छी स्टोरी फ्रेम कर सकें। स्टोरी को ये क्या करते हैं सर, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा डर तो वो रीजनिंग वाला टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल डर होता है। तो इस वजह से ये लोग पीपीडीटी की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। पूरा ये मैंने बहुत केसेस देखे हैं इनके कि ये सब जो है रीजनिंग में ही लगे रहते हैं, वहां जाकर के आपसे स्टोरी फ्रेम नहीं हो रही। जी जी। अच्छा, जो स्टोरी फ्रेम करते हैं वो प्री कंसीव्ड आइडिया लेकर के गए होते हैं, मतलब पिक्चर कहीं और जा रही है, स्टोरी कहीं और जा रही है। तो ये पहले से कुछ सोची समझी कहानी लिख देते हैं जाकर के। फिर नरेशन के ऊपर ये लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, नरेट नहीं करते ये लोग स्टोरी को अच्छे ढंग से। तो वो बहुत जरूरी है और उसकी लगातार प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, मोटा मोटा सर एफएसबी के अंदर इनका साइकोलॉजी टेस्ट होगा? बिल्कुल होगा सर। और इनके इंटरव्यू पार्ट होंगे? इंटरव्यू होगा। जीटीओ में इंडोर एक्टिविटीज है कि आउटडोर भी ऐड करते हैं सर? सर इंडोर एक्टिविटीज हैं कुछ, जैसे मतलब इनका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, स्नेक रेस, एफजीटी, ये सब काट देते हैं, ये सब चीजें नहीं कराते। 3 टेस्ट होते हैं जी, जो इंडोर टास्क हैं हमारे वही सारे इनके डन किए जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, आई थिंक बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो अगर वाकई में तैयारी में आपको लगना है
तो फटाफट एमकेसी के साथ जुड़िए। जितने भी देश के इन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चे हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन एमकेसी क्लासरूम का हिस्सा बन सकते हैं। बेस्ट मेरे हिसाब से ऑफलाइन है, क्योंकि एक बार अगर आप आके प्रैक्टिस सही से कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और हमेशा के लिए आप जुड़ जाते हैं एमकेसी से जब तक आप फाइनली सफल न हो। तो इसलिए भी मत घबराइएगा। पीएसबी की प्रैक्टिस अभी करेंगे, आप पीएसबी क्वालिफाई करेंगे, फिर क्रमशः हम आके एफएसबी की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ करके ही आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए जाना है। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर और फटाफट अपनी सीट रिजर्व करिए इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो है ज्वाइनिंग के लिए। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर लास्ट मैसेज इन बच्चों के लिए सर कुछ? बस सर, ट्यूसडे को रिजल्ट आ गया है, अब तो बहुत समय बचा नहीं है सोचने के लिए, कदम उठाना पड़ेगा। एक वो कहावत होती है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। राइट। तो पहला कदम जब तक नहीं उठाओगे तब तक वो रास्ता बड़ा लंबा दिखाई देगा। कदम उठा लोगे तो फिर रास्ता तय होना शुरू हो जाता है। हो जाएगा। चलिए, तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक और फाइनली फटाफट बैग पैक करिए, आइए एमकेसी के साथ, आपको हम बेहतर बनाएंगे। और फाइनली आपने इतनी मेहनत करके रिटर्न क्वालिफाई किया है तो आईसीजी एसी के फाइनली पीएसबी और एफएसबी में आपको फाइनली सफल दिलाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।